हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी प्रवक्ता को लेकर द्वितीय प्रश्न पत्र पर। दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर चला रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो या एलटी की तैयारी कर रहे हो, तो इन क्लासेस को आप ज़रूर लीजिएगा। आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में, इसलिए जो है चैनल पर बने रहें। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे द्वारा देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अपने क्वेश्चंस को चेक करें कि आप कितना स्कोर इस टेस्ट में कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पौमचर्यू किसकी रचना है? तो पौमचर्यू किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू या चंद्रवरदाई। तो दोस्तों, जो पौमचर्यू है ये किसकी रचना है? ये है स्वयंभू की रचना। ठीक है, किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है पौमचर्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो कवितावली किस भाषा की रचना है दोस्तों? ऑप्शन है अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली या बुंदेली। तो जो तुलसीदास की रचना कवितावली है दोस्तों, किस भाषा में रचित है? यह है दोस्तों ब्रज भाषा में। ठीक है, तो तुलसीदास की रचनाएं जो हैं ये ब्रज भाषा में रचित हैं, तो कवितावली भी जो दोस्तों ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो ऑप्शन है आपका जनपदीय हिंदुस्तानी या वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी या कौरवी या रेखता। तो खड़ी बोली के लिए जो सुनीति कुमार चटर्जी ने जो शब्द प्रयोग किया है दोस्तों, वो किया है जनपदीय हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप से देखा गया है? तो सूफी जो प्रेमाख्यानक है दोस्तों, इस काव्य परंपरा में जो आराध्य है वो उसको किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन है गुरु के रूप में या प्रेमी के रूप में या सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में। तो इसको जो आराध्य को जो देखा गया है दोस्तों, किस रूप में देखा गया है? ये देखा गया है एक प्रेमिका के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद को जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो कहा गया था दोस्तों, ये कहा गया था डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा दोस्तों छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस पेपर में आया हुआ भी है, प्रवक्ता के एग्जाम में आया हुआ है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो गया? डॉक्टर नगेंद्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारी किसी प्रकार के जो है प्रिपरेशन वाली क्लासेस लगातार लेना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको लगातार क्लासेस भी मिलेंगे और साथ ही आपको जो है सही टाइम पे सही कंटेंट आपको तैयारी के लिए मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है मिस्र बंधुओं में नहीं जाना जाता? ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र,
गणेश बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कौन से ऐसे हैं जो जिनको मिश्र बंधुओं में नहीं काउंट किया जाता है दोस्तों? वो हैं आपके कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों ये श्याम बिहारी मिश्र हो गए, गणेश बिहारी मिश्र हो गए, सुखदेव बिहारी मिश्र हो गए। ये तीनों जो है मिश्र बंधुओं के में जाने जाते हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र दोस्तों इन मिश्र बंधुओं में नहीं जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? तो रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या आचार्य विश्वनाथ। तो रस गंगाधर जो रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं पंडित पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है? तो रस गंगाधर किसकी रचना है दोस्तों? यह है पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो ये बताना है कि तार सप्तक के कवि कौन नहीं है। ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या प्रभाकर माचवे। तो दोस्तों कौन से इसमें से तार सप्तक के कवि नहीं है बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो गिरजा कुमार माथुर भी तार सप्तक के कवि रहे हैं, मुक्ति बोध भी रहे हैं और प्रभाकर माचवे भी रहे हैं। तो इसके आधार पर देखें तो शमशेर बहादुर सिंह दोस्तों ये तार सप्तक के कवि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कौन कवि नहीं है पूछा गया, तो शमशेर बहादुर सिंह इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज जो जग है दोस्तों ये किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन है विश्रामरपुर का संत या राग दरबारी या आधा गांव या मेला आंचल। तो शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है दोस्तों? ये है आपका राग दरबारी से। किससे संबंधित है? राग दरबारी से संबंधित है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिए। और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई कोई क्वेश्चन आपको यूनिक लगते हैं तो आप उनको अपनी नोटबुक में नोट्स भी ज़रूर बनाते रहिएगा दोस्तों, ठीक है? और कहीं पर आपको लगता है कि आप आंसर देने में सोचने का टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को स्किप करके जो है पॉज करके आप वीडियो को जो है रोक कर अपना आंसर पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जो आपकी मजबूत तैयारी को महत्व मिलेगा इससे, और आपकी तैयारी जो है एक अच्छे पड़ाव की ओर चलेगी, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो भरत मुनि ने काव्य में कुल कितने गुण बताए हैं? ऑप्शन है 10, 5, 3 या 7। तो भरत मुनि के अनुसार जो काव्य में टोटल गुणों की संख्या है दोस्तों, वो है 10। कितने गुण हैं? 10 गुण हैं दोस्तों भरत मुनि के अनुसार काव्य के अंतर्गत, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अंग और अहो को किस रूप में जाना जाता है। तो आंसर है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या संयुक्ताक्षर, ठीक है? तो अंग और अहो को क्या जाना जाता है ये तो आप बता समझ ही गए होंगे। तो ये जाने जाते हैं दोस्तों अयोगवाह। क्या कहा जाता है इनको? हिंदी वर्णमाला में अगर अयोगवाह पूछे जाएं तो अंग और अहो होते हैं अयोगवाह। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है गीति नाट्य या नाटक या रूपक या प्रहसन। तो दोस्तों अगर हम अंधा युग जो नाट्य विधा है ये किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों आपका गीत नाट्य के अंतर्गत। कौन से नाट्य के अंतर्गत? गीति नाट्य विधा के अंतर्गत ये आता है अंधा युग, ठीक है? धर्मवीर भारती की ये रचना है दोस्तों अंधा युग, और ये जो है गीत नाट्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है,
ठीक है, एक बार और सुनिए। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्गृत हैं? तो ये पंक्तियां किसकी कविता से ली गई हैं? ऑप्शन है शिव मंगल सिंह सुमन, या रामधारी सिंह दिनकर, या मैथिली शरण गुप्त, या जानकी वल्लभ शास्त्री। तो दोस्तों ये जो शब्द लिए गए हैं ये किसके से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर से। किसके? ये रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है दोस्तों, उस कविता से उद्गृत हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो रामधारी सिंह दिनकर इसका सही आंसर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसके द्वारा माना गया है? ऑप्शन है नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह, या गोपाल राय। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो ये माना गया है दोस्तों गोपाल राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? तो जो समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का जो अनुवाद किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, या जगन्नाथ दास रत्नाकर, या रमेश कुंतल मेघ। तो ये जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। इनके द्वारा दोस्तों समालोचना दर्श जो के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का जो है इसका अनुवाद किया गया था। तो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है इस पर आधारित इन्होंने अनुवाद किया था। तो क्या है इसका आंसर? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो शिखर से सागर तक जो रचना है वो किसकी जीवनी के तौर पे है दोस्तों? तो ऑप्शन है निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, या धर्मवीर भारती। तो शिखर से सागर तक जो रचना है और जो जीवनी है दोस्तों, वो किसकी है? ये है दोस्तों अज्ञेय की। किसकी है? अज्ञेय की दोस्तों ये जीवनी है, शिखर से सागर तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। तो इसको अच्छे से समझें। हिंदी में जो भक्ति धारा का उदय हुआ है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। और बी कहा गया है यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः ही स्फूर्त विकास है। तो ये इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमको बताना है दोस्तों। तो आई होप आपने तो इसमें सेलेक्ट कर ही लिया होगा कौन सही है कौन गलत है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी में दोनों को क्या माना गया है? ए और बी दोनों आंशिक सही बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि इसमें हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ऐसा कोई वो नहीं है कि बाहरी आक्रमण की वजह से ही भक्ति धारा का उदय हुआ था। और दूसरा यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो ये दोनों के दोनों आंसर दोस्तों क्या हैं? आंशिक रूप से तो सही है, कुछ अंश इसका सही है, लेकिन पूरी तरीके से इसको हम सही नहीं कर सकते। तो ये और भी दोनों आंशिक सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है दोस्तों, कथन पर आधारित है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि आगामी एग्जाम से इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत क्रिटिकल रहेंगे। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर श्रृंखला चलाई है।
और आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके, इसके लिए हम पूरा प्रयासरत हैं और आपके कंपटीशन फाइट करने में आपको पूरी मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और लगातार हमारी क्लासेस को वॉच करते रहें। एक दिन आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों जो अभ्यर्थी नए हैं वो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर लगातार हमारी क्लासेस पहले देखने को मिलेगी और साथ ही आप जो है सभी प्रकार की क्लासेस को हमारे उसमें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो बहुत आसान सा हमने इसमें मेंबरशिप रखी हुई है, आप ज़रूर मेंबरशिप में जाके आप ज़रूर देख लें और आपको उचित लगे तो आप ज्वाइन कीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी क्लासेस देते रहेंगे, लेकिन मेंबर्स के लिए हम विशेष क्लासेस भी यहाँ पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। बी है विभाव ही रस का हेतु है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो विभाव ही रस का हेतु है, तो यहाँ पर ये थोड़ा आंशिक रूप से सही होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन अगर हम पहले वाले हिस्से को देखें तो विभावन परिवार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, क्योंकि अगर विभावन परिवार से ही दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो की जो प्रक्रिया है, यानी कि किसी काव्य के अंदर का जो रस होता है दोस्तों, उसको सुदृढ़ बनाने का काम विभावन व्यापार के अंतर्गत होता है दोस्तों। ठीक है? तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ए सही है और बी क्या है, आंशिक रूप से सही है। सही तो दोस्तों ये दोनों हैं, बट ये आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। और बी है छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, इसको समझना है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ए और बी की, तो ए जो है छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। इसमें तात्विक भेद नहीं है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। इनमें तात्विक भेद है, लेकिन जो है बहुत अधिक नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि तात्विक भेद नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि छायावाद और रहस्यवाद में अंतर तो है, लेकिन कम है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए ये आंशिक रूप से सही है। दूसरा, छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो छायावाद और रहस्यवाद इसीलिए दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो इसलिए जो है इस चीज़ को समझें। तो इसके आधार पर अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इसका आधार पर जो इसका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आंशिक तो सही है, लेकिन कौन आंशिक सही है, ए आंशिक रूप से सही है और बी बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। और दूसरा है दोस्तों, इसमें नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अगर इसमें बात करें दोस्तों, कथन को आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा और उसके आधार पर अपना आंसर दीजिएगा। और अगर आंसर देने में जल्दी हो रही है तो एटलीस्ट आप इसको जो है पॉज करके भी आराम से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, और बी है नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ए तो आंशिक रूप से सही है, ये पूर्णतः सही नहीं है, और बी बिल्कुल ही सही है। तो ये आंशिक रूप से सही हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। तो इस आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम में कौन सा है? तो ये जो इतिहास ग्रंथ है दोस्तों, इनको काल क्रम के अनुसार सही व्यवस्थित करना है। तो इसका हम सीधे सही आंसर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सही चीज़ें ही याद करनी चाहिए दोस्तों। तो सही आंसर की बात करें तो दोस्तों, इस्तवार द लॉ लिटरेचर इन एंदुई ए हिंदुस्तानी, तो ये शिवराज सरोज
और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑन ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसका है? मिश्र बंधु विनोद के द्वारा रचित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, नव जागरण कालीन ये सुधारवादी संस्थाओं के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो इसके शुरुआती सही क्रम कौन सा है, ये पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और कृष्ण समाज, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद कौन सा समाज आया था? फिर आर्य समाज आया। फिर कौन सा समाज है? फिर ब्रह्म समाज है। और उसके बाद जो है प्रार्थना समाज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इनके जो है सीक्वेंस रहे हैं नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थानों की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, उसके बाद आर्य समाज, फिर है ब्रह्म समाज, फिर है प्रार्थना समाज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो छायावादी काव्यधारा के जो प्रमुख स्तंभ हैं दोस्तों, इनकी जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम हमें बताना है। तो अगर बात करें दोस्तों, इसमें छायावाद के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं दोस्तों, फिर हैं महादेवी वर्मा। तो छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों में उनकी जन्मतिथि के आधार पर सही क्रम है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो अगर हम इसके प्रकाशन की दृष्टि से देखें तो सही कालक्रम को ही समझेंगे, क्योंकि ये काव्य कृतियां हैं दोस्तों और इनको सही कालक्रम से याद करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम इसमें जो है ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए सीधे सीधा हम प्रश्न के सही आंसर की ओर जाएंगे। तो वो है दोस्तों आपका क्वेश्चन इसका जो है 24। ठीक है, तो इसका जो है 24 का हमारा कौन सा? डी, यानी कि आपका जो है युगवाणी सबसे पहला है। फिर है दोस्तों कुकुरमुत्ता, फिर है हरी घास पर क्षण भर, और फिर है जो है गीत खरोश। ठीक है, तो ये काव्य ये हैं रचनाएं जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत या कृतियों के अंतर्गत सही कार्यक्रम को रिप्रेजेंट करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो निराला के जो रचनाएं हैं दोस्तों, इनका उपन्यास हैं, तो उनका सही दृष्टि से जो अनुक्रम है वो कौन सा है? ऑप्शन है अप्सरा, अलका, निरुपमा या प्रभावती। तो दोस्तों अगर हम उपन्यासों के प्रकाशन की दृष्टि से कहें तो सही कार्यक्रम क्या है? तो सबसे पहले नंबर आता है अप्सरा का, फिर आता है दोस्तों अलका का, और फिर आता है निरुपमा का, और फिर है प्रभावती का। ठीक है, तो ये इसका जो है सही कालक्रम रहा है इनका कार्यकाल के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों की जो सही अनुक्रम है कौन सा है? ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, कवितावली, आ, और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, अकविता, नवीन प्रणव, यहाँ पर नवीन कविता, और इसके अलावा नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या अकविता। ठीक है, इसके अलावा है दोस्तों आपका अकविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका उत्तर आपने बताना है। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वही इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, क्योंकि प्रगतिवाद के बाद फिर प्रयोगवाद आया था, प्रयोगवाद के बाद नई कविता आई थी, और नई कविता के बाद क्या आया था दोस्तों? अकविता आई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? तो अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो सही काव्य शास्त्रों का शास्त्रियों का जो सही क्रम रहा है, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों भरत मुनि का, और भरत मुनि के बाद आनंद वर्धन है, और आनंद वर्धन के बाद विश्वनाथ का नाम आता है दोस्तों, और उसके बाद आता है जगन्नाथ का नाम। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि भरत मुनि सबसे पहले और उसके बाद आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ और फिर जगन्नाथ। तो भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रों का सही क्रम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर ये उपन्यास जो दिए गए हैं इनका प्रकाशन के आधार पर देखना है कि उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा, क्योंकि रुकोगी नहीं राधिका, एक रचना है रुकोगी नहीं नहीं राधिका, फिर उसके बाद रचना आई है आपका बंटी, और फिर रचना आई है चाक, आई है तो ऑप्शन नंबर इस आधार पर देखेंगे, रुकोगी नहीं राधिका या आपका बंटी, चाक या आवा, तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को समझते हैं दोस्तों, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही आंसर की तो सीधे सीधे सही आंसर को ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है दोस्तों, वो है पहली रचना चंदायन, फिर है दोस्तों मृगावती, फिर है पद्मावत, फिर है मधुमालती। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके सही क्रम के अंतर्गत सबसे पहले नंबर आता है चंदायन का, और फिर आता है दोस्तों यहाँ पर मृगावती का, और फिर नंबर आता है पद्मावत का, और फिर आता है मालती का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका से आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर रचनाकारों के साथ उनको सुमेलित करना है, और कौन सा ऑप्शन इसका सही है इसको हम फिर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं पहले। तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचना है वो क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज से लिंक इनका था, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, शिव नारायण राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दोस्तों ये थे, ये भूगोल हस्तामलक से संबंधित थे। इसके अलावा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय दोस्तों ये थे फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें मिस्र बंधुओं की बात करें तो दोस्तों मिस्र बंधुओं को हिंदी नवरत्न के तौर पे जाना जाता है। तो इसका जो है पांचवा इसका सही हो जाएगा, मिस्र बंधुओं को हिंदी नवरत्न के रूप में जाना जाता है। और बात करते हैं रामविलास शर्मा की, तो ये जो है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ठीक है, इससे ये संबंधित है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं इसके, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है कि ये जो राजा शिव प्रसाद सितारे ने, तो ये भूगोल हस्तामलक इनका है। और अगर हम बात करें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। मिस्र बंधु जो हैं दोस्तों ये हिंदी नवरत्न के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा रामविलास शर्मा जो हैं भारतीय संस्कृत और हिंदी प्रदेश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी।
क्योंकि इसके अंतर्गत हमने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन किया है और ये क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन है। इसके लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम लगातार इसी प्रकार की क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अधिकतम लोग जो है चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपने साथी को अधिकतम शेयर कीजिएगा, और जो अभ्यर्थी एलटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।